हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जुड़ गया हूँ आपके न्यू सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र के पार्ट 10 को। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये प्री 2016 में इन्होंने क्वेश्चन ये पूछ रखा था। तो पहली बात याद रख लेना कि खुदाई खिदमतगार का संगठन कब बना है, तो 1929 में, 1929 में बना था। ओके, किसने संगठित करा है खुदाई खिदमतगार को, तो अब्दुल गफ्फार खान ने करा है। अब खुदाई खिदमतगार से ये बात भी याद रख लीजिएगा कि इसे रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती, रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुदा लाल कुर्ती आंदोलन किन्होंने चलाया है, तो अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया है। ओके, एंड अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता था। सीमांत गांधी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और इसे जो है बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह खान, बादशाह खां या सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान जो था ना, बिहार के लोगों ने नमक बनाने का विरोध तो किया ही, उसके साथ साथ किस कर का विरोध उन्होंने किया था। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के टीचर एग्जाम में पूछा गया है और शायद ये टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। और देखिए 2023 में भी ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे आप लोग। तो देखिए, इन्होंने विरोध करा है मलबा, हाथी, उपयुक्त में से एक से अधिक विकास का। तो देखिए, मलबा का तो विरोध नहीं किया है मेरे भाई, हाथी का किया है नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक तो होना नहीं है, और विकास का तो विरोध इन्होंने करा नहीं है। तो विरोध किसका किया है, तो नमक बनाने के साथ साथ इन्होंने जो विरोध करा था वो किया था चौकीदारी कर का। चौकीदारी कर का विरोध किया था। चौकीदारी कर का, चौकीदारी कर का विरोध करा है। ओके, तो दो कर, एक नमक बनाने का विरोध करा है, एक चौकीदारी कर का विरोध किया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, 10 दिन, 20 डेज, 24 डेज, 30 डेज। 66 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है ये। तो दांडी यात्रा मेरे भाई वो जो चला था ये 24 डेज चला था दांडी यात्रा आपका। ओके, अब दांडी यात्रा से बात हुआ है तो दांडी यात्रा पे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपका। तो दांडी यात्रा, तो ये देखिए स्टार्ट कब हुआ है दांडी यात्रा, तो स्टार्ट हुआ है ये 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट कब हुआ है, 12 मार्च 1930 को। और चला कब तक है, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा चला है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी यात्रा चला है। कहां से कहां तक चला था दांडी यात्रा, तो साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी यात्रा कहां से कहां तक चला है, तो साबरमती आश्रम टू दांडी। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी यात्रा चला है। इसमें टोटल जो डेज लगा था ये 24 डेज की यात्रा थी। ओके, 24 डेज की यात्रा थी ये। और इसमें टोटल कितने लोग शामिल हुए थे, तो 385 नहीं, 50% कहते हैं। ये टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा थी, तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी। 385 किलोमीटर की यात्रा। दांडी यात्रा जो टोटल कितना किलोमीटर चला था, तो 385 किलोमीटर का टोटल यात्रा था। ठीक है, और इसमें गांधी जी के साथ जो है ना 78 लोग शामिल हुए थे। गांधी जी के साथ जो है 78 लोग शामिल हुए थे। दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए, तो गांधी जी के साथ मिलाकर 78 लोग शामिल हुए थे, हुए थे। इसमें जो है ना बिहार से भी एक आदमी शामिल हुए थे। दांडी यात्रा में बिहार से भी एक यात्री शामिल थे, यात्री शामिल। तो दांडी यात्रा में जो थे बिहार से भी एक यात्री शामिल थे, और उसका नाम क्या था, तो रामधारी चौधरी नाम था उनका। रामधारी चौधरी, रामधारी चौधरी, रामधारी चौधरी इनका नाम था। इन्हें कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है, कारो बाबू। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांडी यात्रा में बिहार से कौन से आदमी शामिल थे, तो दांडी यात्रा में बिहार से आपके रामधारी चौधरी शामिल थे, रामधारी चौधरी, जिसे कि कारू बापू के नाम से भी जाना जाता था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आपका दांडी यात्रा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, और ये कर लेने के बाद शायद ही आपको कहीं और से करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेशन आप लोग अच्छे ढंग से कर लेंगे। और देखिए, मैं एक के ही क्वेश्चन में आपका सारा डिटेल करा के रख दे रहा हूं, तो फिर आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अच्छे से आप लोग कर लीजिए बस ढंग से, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट।
और देखिए मैंने बस 4 मिनट में ही आपका जो है 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा रखा है, और वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। ध्यान में रखना इस बात को आप। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो पहली बात मेरे भाई याद रख लो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है, तो 1930 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट करा था? तो स्टार्ट करा था सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन रिलेटेड है? तो गांधी जी रिलेटेड है। कब स्टार्ट हुआ है? 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये? वर्धा, डांडी, साबरमती या सेवाग्राम? ये आपके 63rd बीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो ये मेरे भाई जो स्टार्ट हुआ था ये आपके साबरमती से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा आप लोग ये देखिए। 6 अप्रैल, देखो जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं ना, गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है। नमक कानून तोड़ते हैं। तो देखिए गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं और कहते हैं जो जहां से है वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन करें। और कहते हैं जो जहां से हैं, जहां है वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करें, अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट करें, ठीक है, करें। तो गांधी जी जब 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ देते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जो जहां से है वहीं से सविनय अवज्ञा करना है आपको। तो इसी दौरान बिहार में जो है ना नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सा आंदोलन था जिस दौरान जो है बिहार में नमक कर के साथ चौकीदारी कर का विरोध हुआ है? तो वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ है। बिहार में नमक कर के साथ चौकीदारी कर का विरोध हुआ है। चौकीदारी कर का विरोध हुआ है। ये याद में रख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार का एग्जाम में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नमक कर के साथ चौकीदारी कर का विरोध हुआ था, ठीक है। त्रिचनपल्ली से सी राजगोपालाचारी ने विरोध करा है। त्रिचनपल्ली से सी राजगोपालाचारी ने विरोध करा है। गोपालाचारी ने विरोध करा है, ओके। पश्चिमोत्तर भारत से खान अब्दुल गफ्फार ने विरोध करा है। पश्चिमोत्तर भारत से किसने विरोध करा है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर भारत से विरोध करा है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है ना इंदिरा गांधी वानरी और मंजरी सेना बनाई थी। इंदिरा गांधी वानरी और मंजरी सेना बनाई। वानरी और क्या बनाई? मंजरी सेना बनाई। वानरी किसका था सेना? तो वानरी जो था लड़का का सेना था और बॉयज का, और मंजरी जो था गर्ल्स की सेना थी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही इंदिरा गांधी वानरी और मंजरी सेना बनाई है। इस बात को भी ध्यान में रखना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वानरी और मंजरी सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी ने करा है इसका निर्माण। कब करा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान करा है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? तो 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका स्टार्ट हो गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट 6 अप्रैल 1930 से हुआ है। नमक कानून तोड़ा गया और नमक कानून टूटने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 6 अप्रैल 1930 से। नेक्स्ट, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? अभी रेड शर्ट्स आंदोलन मैंने बताया ना, लाल कुर्ती आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो मेरे भाई ये खान अब्दुल गफ्फार खां था। खान अब्दुल गफ्फार खां इसका जो है आपको करेक्ट आंसर जो है देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस से आप लोग क्या याद रखेंगे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस से क्या याद रखिएगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस की एक उपाधि याद रखिए, नेताजी। नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस से याद रखिए हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखिए, अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस से याद रख लीजिए त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष। त्रिपुरी अधिवेशन के
अध्यक्ष, त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष याद रख लीजिए सुभाष चंद्र बोस से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो वो कौन सी महिला थी जो कि बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग ली थी, एक्टिव थे? कौन वो नमक सत्याग्रह में? श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए स्कूल टीचर हेडमास्टर 10, 12, 23 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है श्रीमती मीरा देवी भी एक्टिव थी, श्रीमती हसन इमाम तो जी हाँ ये भी एक्टिव थी मेरे भाई, एंड कुमारी गौरीदास तो हाँ ये भी एक्टिव थे। मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका जो है करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? अच्छा, तो देखिए मेरे भाई, तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में पहला जो है सरकार बनाए थे, ठीक है। तो उन्होंने कब इस्तीफा दिया है? तो फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया है। इसको डेट को याद रखेंगे, कब इस्तीफा दिया है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने? तो फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया है। फरवरी 1938 को आप लोग को याद रखना है। फरवरी 1938 को क्या करना है? याद रखना है। इस्तीफा देने का ये डेट है फरवरी 1938। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ये कब इस्तीफा दिया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित सरकार ने? तो फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है इस्तीफा? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण उन्होंने जो है आपके फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो पहली बात याद रख लीजिए कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ है, कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने करा है? तो दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे इसके भाई? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए इसी समय ये क्या पूछा गया, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो वो फहराया गया था आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और देखिए इसी अधिवेशन में जो है ना, इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी का क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना बात क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सही नहीं है पूछा है, यहां पर सही नहीं है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई यहाँ क्या पूछा आपसे? सही नहीं है। तो सही नहीं है, क्या सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मेरे भाई 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो अरेस्ट हुए थे 1922 में, 1922 में अरेस्ट हुए थे महात्मा गांधी। तो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यही यहाँ पे गलत पूछा है ना आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका जो है सही नहीं है, तो यही करेक्ट होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या कहता है। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है कि चौरी चौरा कांड के वजह से ही गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को बंद किए थे। तो ये तो बिल्कुल आपका सही बात बोल दिया इन्होंने। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात है कि गांधी जी अपना जो पहला जो भाषण दिए थे ना, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। ये भी बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पूछा था सही नहीं है, तो वो सही नहीं है। सही इसका क्या था? 1922 उसका डेट होगा जो उनको गिरफ्तार करने का। नेक्स्ट, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा
जमींदार कॉमरेड अल हिलाल उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये प्री 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैगजीन और न्यूज़पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक आपने मेरे सेशन को नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डाल रखा है, आप लोग मेरे न्यूज़पेपर और मैगजीन वाले सेशन को जरूर देखेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं श्योर इससे कहता हूँ आपको 1 से 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको टकराता हुआ दिख जाएगा, तो वो सेशन आप लोग जरूर देखेंगे मेरे मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का। तो अबुल कलाम आज़ाद जो लिखे हैं उन्होंने लिखा है अल हिलाल। इसके साथ और भी याद रखेंगे अल बिलाग भी लिखा गया है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, अल बिलाग। एक याद रख लीजिएगा इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? तो हमारे फर्स्ट जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे, मिनिस्टर थे ये अबुल कलाम आज़ाद। अब याद रख लेना आप लोग दी कॉमरेड को किन्होंने लिखा है? तो मोहम्मद अली ने लिखा है, मोहम्मद अली ने दी कॉमरेड लिख रखा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको जो है ना बीपीएससी का एग्जाम में जो है नहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप नहीं पे ध्यान नहीं अगर देंगे ना तो आप गलत आंसर लगा के आ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि नहीं वहाँ पे दिया रहता है और स्टूडेंट जो है उसको सही समझ के आंसर दे देते हैं। तो नहीं को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं अगर आपको मिल जाए तो उस क्वेश्चन को तो बहुत ही केयरफुली बनाइएगा। नहीं तो अगर फिर नहीं को अगर ध्यान में नहीं रख के बनाते हैं तो वो आंसर आपका गलत होना है, ये फिक्स है, लिख के रख लो अभी ही। तो नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, भाई क्या ये सही बात है? तो केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया? नहीं भाई, ये तो आपका गलत बात है, ये सही बात नहीं है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो भाई इसके द्वारा बहिष्कार किया गया था क्या? तो इसके द्वारा बहिष्कार नहीं किया गया था, तो ये भी आपका गलत बात है, ठीक है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो 1 नंबर और 2 नंबर आपका कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर आपको देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका जो है करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, तो ये दोनों आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताइए किसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि डीपीएसपी, चुनाव आयोग अधिनियम 2001-2 का क्वेश्चन है ये। पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है मेरे भाई वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत करी गई है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत करी गई है, ओके। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि डीपीएसपी, तो डीपीएसपी भी थोड़ा बात कर लेते हैं हम। डीपीएसपी जो है आपका भाग कितना में? तो भाग 4 में है, भाग 4 में। आर्टिकल क्या है डीपीएसपी का? तो आर्टिकल जो है मेरे भाई वो है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से विचार उसका लिया गया है? डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, 36 से 51 तक डीपीएसपी आता है, तो आप लोग एक आर्टिकल भी याद रखेंगे, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या आता है? तो पंचायत का गठन आता है। पंचायत का क्या आता है? तो पंचायत का गठन आता है। एक याद रखना है आपको आर्टिकल 44, ये सब इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में क्या आता है? तो एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में क्या है? एक समान नागरिक संहिता, और आर्टिकल 40 में है आपका पंचायत का गठन, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। प्री 1994 का क्वेश्चन है। तो एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श वर्णित है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, मतलब कि डीपीएसपी में वर्णित है। और डीपीएसपी जो आता है वो भाग 4 में आता है, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 है आपका, आर्टिकल 36 to 51 है। और कहाँ से लिया गया है इसका विचार? तो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी का विचार, ओके। नेक्स्ट,
मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा। 44th बीपीएससी प्री 2019, 41st बीपीएससी प्री 1996। तो दो जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक कर्तव्य किससे निर्धारित है मेरे भाई? तो वो निर्धारित है आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। अब मौलिक कर्तव्य आया है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। अब मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य पे देख लीजिए। अब मौलिक कर्तव्य कितने में आता है? तो भाग 4A में आता है। मौलिक कर्तव्य का क्या है? भाग 4A। और आर्टिकल अगर पूछ ले तो आर्टिकल 51A है। मौलिक कर्तव्य का भाग क्या है? 4A, आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रशिया से लिया गया है। रसिया से। कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रशिया से लिया गया है। ओके। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। अच्छा, आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे वो जुड़े थे। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी जुड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े। और एक था 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां जो था फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो जुड़ा था। तो दो बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो दो बात को याद में रख के चलना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? ये 64th बीपीएससी प्री 2018 क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति जो होता है मेरे भाई वो संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, जैसे कि ये हो गया संसद आपका, ठीक है। तो संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? तो संसद मेरे भाई वो मिलकर बना होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, राज्यसभा से। तो संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? तो संसद जो मिलकर बना होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है संसद बनता है। तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे भाई, अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई भी अगर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को कहाँ सौंपा जाएगा? भारत के महाधिवक्ता के पास नहीं, संसद को नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में वो बात सौंपा जाता है जाकर के। ओके, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। मान लो क्या कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, ठीक है, और उस बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, तो उस विवाद को कहाँ पर उसको मतलब कि सॉल्व किया जाएगा? तो वो सॉल्व आपके सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे देता है वो उसका लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होता है। ओके, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। 39 बीपीएससी प्री 1994 एंड 47 बीपीएससी प्री 2005 का क्वेश्चन ही है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, लोकसभा के द्वारा ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ना, तो संसद के द्वारा। तो जी हाँ, बिल्कुल संसद के द्वारा। और किस प्रोसेस से हटाया जाता है? तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, मतलब कि महाभियोग के प्रोसेस के द्वारा जो है आपके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और आर्टिकल कितना में आता है? तो आर्टिकल 61 में जो आता है आपके
महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसेस आता है। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग जो है आपके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। एंड आर्टिकल 61 में कौन सा है, तो आर्टिकल 61 कम्स अंडर इम्पीचमेंट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, भारत का महान्यायवादी, गृह सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, वित्त सचिव। 63rd बीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है ये वाला। तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होते हैं वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी का बात हुआ, मतलब कि अटॉर्नी जनरल की बात हो गई है। तो अटॉर्नी जनरल अब थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। अटॉर्नी जनरल मतलब कि भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो मेरे भाई ये आता है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में क्या है, तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये क्या होता है, तो ये भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील कौन होता है, तो भारत सरकार का वकील जो होता है महान्यायवादी होता है, या फिर उसी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का क्या होता है, फर्स्ट विधि अधिकारी। भारत सरकार का पहला क्या होता है, तो विधि अधिकारी, विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी क्या करेंगे, तो ये संसद के किसी सदन में भाग ले सकते हैं बट वोट नहीं डाल सकते हैं। किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, बट वोट नहीं डाल सकते, वोट नहीं डाल सकते। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कौन सा अधिकारी है जो कि किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है बट वोट नहीं डाल सकता है, तो आंसर होगा उसका भारत का महान्यायवादी, मतलब कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में भाग लेगा बट वो कुछ बोल भी सकता है बट वो वोट नहीं डाल सकता है। ठीक ना, संसद का सदन में भाग लेगा, बोलेगा बट वोट नहीं डाल सकेगा, न्यायवादी। ओके, नेक्स्ट, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू होना है मेरे भाई तो वो किसकी सलाह पर होगा, तो पहली बात तो याद रख लो कि राष्ट्रपति शासन कितना आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल तो उसका 352 है आपका। क्या है राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल, क्या है, तो 352। और किसकी सलाह पर लगाया जाता है, तो मुख्यमंत्री, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होगा राज्य में वो गवर्नर के सलाह पे होगा, राज्यपाल के सलाह पर होगा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो देखिए अधिकार नहीं देता है, यहाँ पे पूछा है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो मेरे भाई, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री का नियुक्ति, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ये तो सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। शपथ भी जो है राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे नहीं आपसे पूछा है ना, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। ओके, राज्य के मुख्यमंत्री को की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, तो नहीं भाई बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं करते हैं उसकी नियुक्ति। ओके ना, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तो रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति ही होते हैं। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, तो इमरजेंसी लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति लागू करता है। 3 तरह का इमरजेंसी होता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल एंड वित्तीय आपातकाल। 3 तरह का इमरजेंसी होता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन 352 आर्टिकल, राष्ट्रीय आपातकाल 356 आर्टिकल एंड वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल में आता है। ओके, तो देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, तो ये राष्ट्रपति को आपके राइट है कि वो इमरजेंसी लागू करें। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया था, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत, तो सबसे अधिक जो वन कहाँ पाया जाता है ये पूछा, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये 63rd बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो मेरे भाई तो देखो, ये तो हिमाचल प्रदेश में नहीं, असम में भी नहीं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, तो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके पाया जाता है आपके, यार मैं भी दिमाग से उतर गया मेरा भी, बताओ, हाँ मध्य प्रदेश।
ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगर वही पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मिजोरम में। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में पूछ लेगा, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो वो मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पर? तो मिजोरम में। प्रतिशत के अकॉर्डिंग कहाँ पर पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है सबसे ज्यादा वन, मिजोरम। नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे असम की राजधानी आप लोग याद रखिएगा दिसपुर, दिसपुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी याद रखिएगा शिमला। और आपके हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो कुल्लू सिचुएटेड है। कुल्लू कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कुल्लू सिचुएटेड है आपके हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड। कुल्लू आपके हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? पहाड़ी, नाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, शेवरॉय पहाड़ी। तो किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो पूर्वी घाट मेरे भाई, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलता है वो मिलता है आपके नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा, डोडा, डोडा बेटा। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, डोडा बेटा, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। कितना मीटर? तो 2637 मीटर, 2637 मीटर है, 2637 मीटर। डोडा बेटा 2637 मीटर। नेक्स्ट। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी, अरावली श्रेणी या पूर्वी घाट? तो जो विभाजित करता है वो विंध्याचल श्रेणी करता है। और देखिए प्री 2022 का क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तिब्बत सीमा से नहीं लगता। प्रयागराज, चमोली, उत्तरकाशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं लगता है? तो देखिए मेरे भाई, प्रयागराज तो ये आपका नहीं लगता है उससे, ठीक ना। चमोली तो लग जाएगा, उत्तरकाशी लग जाएगा, प्रयागराज नहीं लगता है। नेक्स्ट। और ये तो प्रयागराज आपके यूपी में है भाई, प्रयागराज यूपी में है, बट यहाँ पूछा था उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, और ये प्रयागराज तो आपके यूपी में है, तो प्रयागराज नहीं लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? कृष्णा, नर्मदा, दामोदर, चंबल। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 का क्वेश्चन है। भीमा नदी निम्नलिखित में किस नदी की उपनदी है? तो वो भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। ओके, कृष्णा नदी। नेक्स्ट। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? रेगुर, बांगर, खादर, काली कपास वाली मिट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी की बात हुई है तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपास वाली भी मिट्टी कहा जाता है। अब काली मिट्टी का बात हुआ है तो काली मिट्टी भी सुन लीजिए अब आप लोग, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। एंड आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक ना, नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली कपास वाली मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए काली कपास वाली मिट्टी कहा जाता है, काली कपास वाली मिट्टी, क्योंकि कपास ज्यादा होता है। ओके, थर्ड याद रखिएगा, ये स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जोताई वाली मिट्टी, जोताई वाली मिट्टी। तो काली मिट्टी को स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। एंड इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा। आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मिट्टी की है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा जो है वो आपके काली मिट्टी की है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? सबसे ज्यादा इसका है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसके बाद ब्लैक सॉइल, इतना आप लोग याद रखते हुए चलिएगा सब। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे बांगर और खादर भी दिया हुआ है, तो बांगर और खादर कहाँ डिस्कस कर दूं यार। अच्छा चलो, इस पेज में बांगर और खादर डिस्कस कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये बीपीएससी टीचर 9, 10, 8, 12 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए बांगर और खादर, तो खादर और बांगर जो है ना, ये आपका टाइप है आपका, इसका क्या कहते हैं हम, जलोद मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का। खादर और बांगर। खादर क्या है? खादर क्या है?
तो ये पहला बात तो याद रखिएगा, नई जलोद मिट्टी है, नई जलोद मिट्टी, जलोद मिट्टी। इसको एक ट्रिक से याद रखिए, नया चीज को आप खरीद कर लाते हैं तो खादर खरीद कर, खादर खरीद कर, इस तरह से याद रखिए, ट्रिक से तो याद रहेगा। खादर खरीद कर मतलब कि नया चीज आप खरीद कर लाते हैं तो खादर को खरीद कर लाए तो नया जलोद मिट्टी है। खादर क्या है? नया जलोद मिट्टी है। खादर खरीद कर, इस तरह से याद रखिएगा तो ट्रिक से तो याद रह जाएगा। खादर खरीद कर लाए तो नई जलोद मिट्टी है खादर। ठीक है, इस खादर क्या है? तो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, सबसे ज्यादा क्या है? तो फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट याद रखना है, खरीफ फसल के लिए अच्छा है। खादर क्या है? खरीफ फसल के लिए बेस्ट है, खरीफ फसल के लिए क्या है? बेस्ट है, खरीफ फसल के लिए बेस्ट है आपका खादर। नेक्स्ट याद रखना है, बाढ़ की संभावना ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा आती है इसमें, बाढ़ का संभावना ज्यादा है। ठीक है, बांगर से याद रख लेना है क्या है? पुरानी जलोद मिट्टी, पुरानी क्या है? एलुवियल सॉइल है, पुरानी एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल है ये, पुरानी एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये क्या है? खादर से कम उपजाऊ है। ठीक ना, खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ है, बांगर जो है खादर से कम उपजाऊ है, कम फर्टाइल है। ओके, नेक्स्ट है ये आपके रबी फसल के लिए ये अच्छा होता है, रबी फसल के लिए, रबी फसल के लिए क्या है? ये बेस्ट है। एंड बाढ़ यहाँ कम आता है, बाढ़ की संभावना यहाँ पे बांगर में कम होती है, बाढ़ की संभावना बांगर में क्या होता है? कम होता है। चलिए फिर नेक्स्ट में, निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तांबा जो होता है वो राजस्थान में होता है, राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा होता है। तो और उसके बाद सेकंड नंबर में आपका झारखंड आ जाएगा एंड थर्ड नंबर में आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। सबसे ज्यादा तांबा कहाँ होता है? तो आपके राजस्थान में, तब झारखंड में, तब मध्य प्रदेश में। ओके, और ये आपका क्वेश्चन किसमें अच्छा यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मेरा छूट रहा है क्योंकि मैं उसके सोच कर रखा था कि मैं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन था, उसके बारे में हम सोच रखे थे कि वो वाला ऑप्शन आपसे करना है डील, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। कौन सा ऑप्शन था भूल रहा हूँ यार, मैं देखूंगा अभी तब याद आ जाएगा। कौन सा था ऑप्शन भाई? अच्छा हाँ, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से ही हमको पूर्वी घाट डिस्कस करना था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को बना रहे थे तभी हम सोचे थे कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट का क्या है? सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी है मेरे भाई वो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी। और कितना हाइट है इसका? तो 1501 मीटर। और महेंद्रगिरी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ओडिशा में है महेंद्रगिरी। कहाँ पर है महेंद्रगिरी? ओडिशा में है महेंद्रगिरी आपका। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी और कहां पर सिचुएटेड है? उड़ीसा में। और कितना मीटर है? तो 1501 मीटर इसकी हाइट है। ओके, नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, पश्चिमी घाट या फिर उसके एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पश्चिमी घाट या फिर प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत, पश्चिमी घाट या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो आपका है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और कितना हाइट है इसका? तो इसका 2695 मीटर, 2695 मीटर इसका हाइट है। तो आपसे ये कुछ भी पूछ ले, पश्चिमी घाट या फिर प्रायद्वीप भारत, पश्चिमी घाट या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। कितना मीटर? तो 2695 मीटर। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कितना मीटर? 1501 मीटर। कहां पर सिचुएटेड है? तो ये ओडिशा में सिचुएटेड है। ओके, आई होप कि आपको मेरा बात समझ में आ गया होगा। और चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए एंड रिवीजन अच्छे से करते रहिए। तब चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।